LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी क्लास नंबर 84 में आज एहतशाम हुसैन के बारे में पढ़ेंगे। इनसे मुताल्लिक सभी अहम जानकारी देने के बाद इम्पोर्टेंट MCQs भी हल करेंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एहतशाम हुसैन का पूरा नाम क्या है? सैयद एहतशाम हुसैन रिजवी। ठीक है। वालिद का नाम क्या है? सैयद अबू जाफ़र रिजवी। आपकी पैदाइश आज़मगढ़ के एक कस्बा माहुल में 21 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुई। 1912 ईस्वी में माहुल में एहतशाम हुसैन पैदा हुए। तालीम का आगाज़ घर से ही हुआ। आज़मगढ़ से हाई स्कूल पास करके मज़ीद तालीम के लिए इलाहाबाद चले गए और वहाँ से MA किया। MA करने के बाद 1936 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू व फ़ारसी में बहैसियत लेक्चरर इनका तकर्रुर अमल में आया। फिर 1961 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट है, 1961 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में ये प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हुए और रिटायरमेंट तक इसी शोबे से वाबस्ता रहे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में फ़ारसी और उर्दू दोनों पढ़ाते थे और 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये शोबे उर्दू में प्रोफेसर बन गए। 1 दिसंबर 1972 ईस्वी को इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ और ये इलाहाबाद में ही मदफून हैं। 1932 के आसपास इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। एहतशाम हुसैन तरक्की पसंद तनकीद के नुमाइंदा नक्काद हैं। इश्तराकियत के नज़रियात पर ये कायम हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि इनकी तनकीद में जो बुनियादी हैसियत हासिल है वो इश्तराकी नज़रियात को हासिल है और ये साइंटिफिक नज़रिए के कायल भी हैं। एहतशाम हुसैन की बहुत सारी तसानीफ़ हैं। पहले इनके तनकीदी मज़ामीन के मजमूए देख लीजिए जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तनकीदी जायज़े एहतशाम हुसैन का है, याद रखिएगा। मजनू गोरखपुरी का तनकीदी हाशिये है, दोनों में फ़र्क समझिएगा। तनकीदी जायज़े एहतशाम हुसैन का, तनकीदी हाशिये मजनू गोरखपुरी का है। रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ये भी एहतशाम हुसैन का है। अदब और ज़िंदगी, ये किसका है आप लोगों को कमेंट में बताना है। तनकीद और अमली तनकीद एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ है। ज़ौक़ अदब और शऊर एहतशाम हुसैन की है। अक्स और आईने, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र और उर्दू लसानियात का खाका, ये सब तनकीदी मज़ामीन के मजमूए हैं सैयद एहतशाम हुसैन के। अब एहतशाम हुसैन ने अफ़सानवी मजमूआ भी एक शाये कराया। उनका एक लौता अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या है? वीराने है। वीराने एहतशाम हुसैन के अफ़सानों का पहला और आखिरी मजमूआ है। इनका जो सफ़रनामा है काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ, उसका नाम क्या है? साहिल और समंदर। साहिल और समंदर एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा है। उर्दू की कहानी एहतशाम हुसैन की एक किताब है जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी। रोशनी के दरीचे, इन्होंने शायरी भी की, जी हाँ। रोशनी के दरीचे, ये एहतशाम हुसैन का शेरी मजमूआ है। एहतशाम हुसैन ने कई किताबों का तर्जुमा भी किया, किताबों की तरतीब व तदवीन भी की। अब कौन कौन सी किताबें हैं जो इन्होंने तरतीब दी और कौन कौन सी किताबों का इन्होंने तर्जुमा किया वो देखते हैं। तनकीदी नज़रियात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी किताब है, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ठीक है। इंतखाब जोश, इन्होंने जोश के कलाम को मुकदमे के साथ शाये कराया। नक्श हाली, नक्श हाली, हाली पर नाकदीन के मज़ामीन का मजमूआ है, ये इन्होंने मुरत्तब किया। सिल्क गौहर के नाम से एक किताब इन्होंने मुरत्तब किया जिसमें उर्दू मसनवियों मुर्गी और मरसियों, ये मरसिया होगा, मरसियों और मंजूमात का इंतखाब है। ठीक है। इंतखाब नसर जदीद BA के स्टूडेंट्स के लिए था। अदब पारा,
یہ حصہ نثر اور حصہ نظم میں 2 حصوں میں انٹر کے بچوں کے لیے تھا۔ منتخب ادب، اس میں مقالات، غزلیں، نظمیں، کہانیاں، طنز و مزاح وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کلیات میر کو بھی شائع کیا اور آب حیات کا تلخیص اور مقدمہ لکھا۔ موسٹ امپورٹنٹ ان کا جو ترجمہ ہے وہ جان بیمز کی کتاب کا ترجمہ ہے جس کا نام ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ تو ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ جان بیمز کی کتاب ہے، لیکن ہندوستانی لسانیات یہ کس کی کتاب ہے آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ ترجمہ کیا ہے احتشام حسین نے، لیکن ہندوستانی لسانیات کے نام سے ایک کتاب ہے، وہ کس کی ہے کمنٹ میں بتائیے۔ کلکی یا تہذیب کا مستقبل یہ ترجمہ ہے۔ گینجی کا کہانی یہ لیڈی موراساکی کی کہانی تھی، اس کا ترجمہ ہے۔ ہماری سڑک جان پیٹرسن کی کتاب کا ترجمہ ہے۔ وویکانند از رولان کی کتاب وویکانند کا اردو میں ترجمہ ہے۔ تو یہ سب ان کی کتابیں ہیں۔ بحیثیت نقاد سید احتشام حسین کی انفرادیت اور عظمت نظریاتی و عملی دونوں تنقیدوں سے مل کر تشکیل پاتی ہے، یعنی یہ نظریاتی نقاد بھی ہیں اور عملی نقاد بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں پہلی بار جس نقاد نے یہاں یعنی اردو میں باقاعدہ اتنے اعلیٰ پیمانے پر نظریاتی و عملیاتی تنقید کے نمونے پیش کیے وہ کون ہیں؟ سید احتشام حسین ہیں۔ اب سید احتشام حسین کے کچھ اقوال جو کہ تنقیدی نظریات کے طور پہ کبھی کبھار پوچھے جاتے ہیں انہیں دیکھ لو۔ بقول احتشام حسین ادب اور تنقید کا تعلق اتنا گہرا اور ہمہ ہے کہ انہیں بالکل الگ الگ خانوں میں تقسیم کرنا درست نہ ہوگا، یعنی یہ ادب اور تنقید کے رشتے کو بہت گہرا قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ آگے احتشام حسین کہتے ہیں کہ ایک خیال کو جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ، مخصوص فنی طریقے اظہار کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ شاعری ہے۔ تو یہ شاعری کی تعریف کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اقبال کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اقبال صرف آزادی کے مفکر اور فلسفی ہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے خد و خال کے شاعر ہیں کی حیثیت کے شاعر کی حیثیت سے بھی زندہ رہیں گے جو غیر معمولی لطافت اور حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتا ہے۔ یعنی اقبال کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی لطافت و حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ ان کا نظریہ ہے۔ احتشام حسین کہتے ہیں کہ تنقید کا وجود علمی دنیا میں ایک فن کی حیثیت سے بہت قدیم ہے جو سماجی ضرورتوں اور تقاضوں کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ اس کی تاریخ انسانی شعور میں اسباب و علل اور حکیمانہ انداز نظر پیدا کرنے کی عام تاریخ کا ایک حصہ۔ یہ قول بھی احتشام حسین کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ احتشام حسین کے بارے میں ایک قول بہت زیادہ مشہور ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ پچھلے 35-40 سال سے اردو تنقید پر صرف ایک نقاد کی حکمرانی رہی ہے، سید احتشام حسین کی۔ اتنا ہی بس پوچھا تھا ایک بار امتحان میں۔ یہ قول کس کا ہے؟ محمد حسن کا ہے۔ آگے محمد حسن لکھتے ہیں کہ یہ حکمرانی جابرانہ اور آمرانہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسے دوست اور ہمدرد کی ہے جو دھیرے دھیرے دل و دماغ پہ چھا جاتا ہے۔ یعنی یہ قول آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 35-40 سال میں اردو تنقید پر ایک ہی نقاد کی حکمرانی ہے احتشام حسین کی۔ یہ محمد حسن کا قول ہے۔ کلیم الدین احمد کا ایک قول، اس کے بعد سوالات۔ یہ کہتے ہیں کلیم الدین احمد کی اور جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو۔ یہ احتشام حسین کے بارے میں کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ اب آتے ہیں سوالات پہ۔ احتشام حسین کی پیدائش اعظم گڑھ کے کس قصبے میں ہوئی؟ تو ماحول میں ہوئی، آپشن بھی درست ہوگا۔ احتشام حسین کس یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا؟ تو الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا۔
एहतेशाम हुसैन तनकीद के किस मकतबे फ़िक्र के नुमाइंदा नक्काद हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एहतेशाम हुसैन जो हैं ये तरक्की पसंद तनकीद के नुमाइंदा नक्काद हैं, तरक्की पसंद तहरीक से ये वाबस्ता हैं। और इनके तनकीद की बुनियाद किस नज़रिए पर है? वजूदी नज़रियात पर, इश्तराकी नज़रियात पर या रूमानी नज़रियात पर? तो ये इश्तराकी नज़रियात के हामिल हैं सैयद एहतेशाम हुसैन। रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ये दो किताबें हैं किसकी हैं? एहतेशाम हुसैन की हैं। वीराने एहतेशाम हुसैन के किस सिनफ़ अदब का मजमुआ है? तो वीराने जो है ये अफसानवी मजमुआ है, यानी ये अफसानों का मजमुआ है। एहतेशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम क्या है? तो साहिल और समंदर, ये एहतेशाम हुसैन का सफ़रनामा है। एहतेशाम हुसैन ने बच्चों के लिए भी एक किताब लिखी और उसका नाम है उर्दू की कहानी। उर्दू की कहानी सैयद एहतेशाम हुसैन की किताब है। रोशनी के दरीचे एहतेशाम हुसैन की तसनीफ़ है, इसकी सिनफ़ी हैसियत क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि एहतेशाम हुसैन ने शायरी भी की और उनके शायरी का मजमुआ है रोशनी के दरीचे, यानी रोशनी के दरीचे क्या है? मजमुआ कलाम है। जॉन बीम्स की किताब का तर्जुमा उन्होंने एहतेशाम हुसैन ने किया, किस नाम से किया? तो हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ये किताब तर्जुमा करदा है सैयद एहतेशाम हुसैन की। और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि हिंदुस्तानी लिसानियात में जितना नाम किस मुसन्निफ़ की किताब का है? इश्तराकियत सबसे ज़्यादा किसके यहाँ मिलती है? तो इश्तराकियत सबसे ज़्यादा एहतेशाम साहब के यहाँ मिलती है। चलो अगला सवाल देखो, ये स्टेटमेंट मैंने नहीं कराया लेकिन सवाल मैं करा दे रहा हूँ। देखो, अक्सर उर्दू कसीदे ईरानी शायरों के कसायत के ढंग पर लिखे जाते थे और उनके तर्ज में तब्दीली नामुनासिब समझी जाती थी, मगर गालिब ने अपने कसीदे में नया रंग पैदा किया। ये कौल किसका? एहतेशाम हुसैन का। गालिब की कसीदा निगारी में आप जब देखेंगे तो इन्होंने तशबीब का बहुत अच्छे से इन्होंने इस्तेमाल किया है और तशबीब पर मिर्ज़ा गालिब को अपनी तशबीब पर बड़ा नाज भी था। ठीक है, तो पूछा जाता है किस कसीदा निगार को अपनी तशबीब पर बड़ा नाज था? मिर्ज़ा गालिब को। अदब और तनकीद का ताल्लुक़ इतना गहरा है कि इन्हें अलग अलग खानों में तकसीम करना दुरुस्त न होगा। एहतेशाम हुसैन का ये कौल है। अदब जो असरात आसानी से कबूल कर लेता है, ज़बानें उन्हें देर में कबूल करती हैं। तो ये कौल किसका है? ये कौल भी सैयद एहतेशाम हुसैन का है। पिछले 35-40 साल से उर्दू तनकीद पर सिर्फ एक नक्काद की हुक्मरानी है, किसकी? सैयद एहतेशाम हुसैन की। और ये कौल किसका है? डॉक्टर मोहम्मद हसन का। और जब एहतेशाम हुसैन इस तर्ज में लिखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि हाथी खुशफेलियाँ कर रहा है। ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का है। एहतेशाम हुसैन का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? तो 1972 में इलाहाबाद में हुआ था। चलो आखिरी सवाल, उसके बाद क्लास ख़त्म। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन के बकौल कौन सी सिन्फ वाक़यात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट है? किसे वाक़यात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं? किसे दास्तान और किसे अफसाना और सहाफ़त के दरमियानी कड़ी को अली सरदार जाफ़री ने एक सिन्फ को अफसाना और सहाफ़त की दरमियानी कड़ी कहा है, उसी सिन्फ को एहतेशाम हुसैन ने अदबी और महाकाती रिपोर्ट कहा है। वो कौन सी सिन्फ है आपको कमेंट में बताना है। और हिंदुस्तानी लिसानियात ये किताब किसकी आपको कमेंट में बताना है। क्लास को ख़त्म कर तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए।